हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज इस सेशन में हम कैपेसिटर का अगला वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इस सेशन में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आरसी सर्किट की, और पिछले कई सालों के जो टॉप पीवाईक्यूज आए हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन के बाद आपको सारे डाउट खत्म हो जाएंगे इस टॉपिक से। इसमें काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, वो सारी स्ट्रगल आपकी समाप्त हो जाएगी। पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, और फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन के नोट्स के लिए। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आइए बच्चों, तो यहाँ पे आरसी सर्किट, इसमें बेसिकली हम एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। यस, अब देखिए, कैपेसिटर आपका स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन जो रेजिस्टर है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उसका काम है किस स्पीड से स्टोर हो रहा है चार्ज, किस स्पीड से एनर्जी स्टोर हो रही है, वो स्पीड, वो रेट कंट्रोल करना। तो रेजिस्टर कंट्रोल्स द रेट विथ विच कैपेसिटर चार्जेस और डिस्चार्जेस। अभी हम पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सर्किट समझते हैं। कैपेसिटर यहाँ पहले अनचार्ज था, इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो हुआ क्या, बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ इस तरीके से, और बैटरी से जितना चार्ज निकला उतना चार्ज बैटरी में वापस आ गया। समझ गए बेटा? आ जाओ। और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर पे चार्ज क्यू जमा हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं जब हम इक्वेशन बना के डिराइव करते हैं, और ये हमारी वो इक्वेशंस बनती हैं। तो आइए मैं आपको पहले समझाऊं ये इक्वेशन डिराइव कैसे हो रही है, बन कैसे रही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है V1 और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है V2, तो आप V1 V2 और नेट वोल्टेज में क्या रिलेशन बोलेंगे? तो आप बोलेंगे इस ब्रांच का जो वोल्टेज है वही इस ब्रांच का वोल्टेज है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। जितना नेट ड्रॉप इस ब्रांच के अक्रॉस है उतना ही नेट ड्रॉप इस ब्रांच के अक्रॉस है, ये आप कहेंगे। या फिर आप किरचॉफ्स लॉ लगा के लूप में चलेंगे। तो दोनों ही केसेस में आपको जो यहाँ पे वर्किंग मिलेगी वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका टोटल वोल्टेज अपर ब्रांच का इक्वल टू टोटल वोल्टेज लोअर ब्रांच का। तो दोनों ब्रांच का वोल्टेज आपने बराबर किया। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है IR, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है Q/C। ये देखो आपने यहाँ पे इक्वल टू कर दिया। अब ये मेरे पास गाइडिंग इक्वेशन है, ठीक है। वोल्टेज के रिलेशन से या लूप में चल के KVL लगा के ये गाइडेड इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को मैं अब इंटीग्रेट करने वाला हूं। इसको इंटीग्रेट करके देखिए, यहाँ पे चार्ज का फंक्शन, वोल्टेज का फंक्शन, करंट का फंक्शन टाइम के साथ आ गया। तो हम यहाँ बताएंगे कि किस टाइम पे कितना चार्ज होगा, किस टाइम पे कितना करंट होगा, फाइनली कितना चार्ज होगा, ये सब हम बताएंगे। आप ध्यान से अब समझिए। चलिए, तो अब देखो इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं। करंट को बेटा हम लिख रहे हैं dQ/dt। यस, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी Q/C प्लस IR, है ना बेटा, ये वाली इक्वेशन। तो I को हमने लिख दिया dQ/dt इंटू R। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, V माइनस Q/C, LCM ले लीजिए, CV माइनस Q/C। इसको देखिए, अब जो R है रेजिस्टर का, उसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये वाली जो टर्म है Q वाली टर्म, उसको नीचे लेके आ रहे हैं। तो देखिए हमें क्या मिला, dt अपॉन RC इज इक्वल टू dQ अपॉन CV माइनस Q। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है T/RC का, और ये बेटा इंटीग्रेशन ln में चला जाएगा, ln CV माइनस Q डिवाइडेड बाय -1। कैसे सर? देखो, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होता है तो आपका ln में इंटीग्रेशन आता है। तो ये ln का इंटीग्रेशन हो गया। इसका एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूं तो dx अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो ln ax प्लस b। समझ के बेटा? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड भी करते हैं,
ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में आ जाता है। तो x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे q का कोफिशिएंट देखेंगे, q का इंटीग्रेशन है तो q का कोफिशिएंट -1 डिराइव में आ गया। अब शुरुआत में अनचार्ज था तो 0 चार्ज से q चार्ज, टाइम की लिमिट 0 से t, तो देखिए ये हो गया t/RC, -1 इधर भेज दिया, ln हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ln a माइनस ln b होता है ln a/b, तो ln हायर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट हो जाएगा ln हायर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये CV आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास एक्सप्रेशन बनता है। अब हम यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ln हटा देते हैं और ये जो सामने इक्वल टू के टर्म है ये e की पावर में आ जाती है, e की पावर माइनस t/RC, ये हमने ln हटा दिया तो देखिए ये चार्ज का एक्सप्रेशन बना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CV को उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए आपको वही एक्सप्रेशन दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ आपके लिए, आ जाइए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए CV को उधर मल्टीप्लाई किया तो CV माइनस Q हमें मिला, CV इंटू ई की पावर माइनस t/RC, Q को इधर भेज दिया और CV वाली टर्म इधर भेज दी, CV कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस t/RC। ये हमें चार्ज का टाइम के साथ एक्सप्रेशन बन रहा है। आई बात समझ में, ध्यान से समझिए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये फंक्शन आ रहे हैं, हमें ये हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो टाइम 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज था, चार्ज 0 था। टाइम अगर इन्फिनिटी आप इसमें रखेंगे ना बेटा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। यस, ये बेसिकली 1/e की पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, ये टेंडिंग टू 0 आप यहाँ पे लेते, तो ई टाइम इन्फिनिटी रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो ये चार्ज आ जाएगा CV, इसे हम स्टेडी स्टेट का चार्ज कह रहे हैं। और ये जो RC टर्म है बेटा, इसे मैं टाउ कह रहा हूं, इस पे मैं आता हूं, अभी RC क्या है इसे मैं टाउ कहूंगा। अब ये एक्सप्रेशन मैं बेसिकली लिख रहा हूं, देखो कैसे, Q इक्वल टू स्टेडी स्टेट का चार्ज इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t/टाउ, ये आपका आ गया चार्ज का टाइम के साथ फंक्शन। किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग में उस पे ये चार्ज आप लिख सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर सर्किट में, ठीक है, ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। अभी सर आप बोलोगे कि हमने बस यही लिया है, अगर मल्टीपल ब्रांचेस में रजिस्टर लगा देते तो भी हम यही लिखते बेटा। यस, ये ध्यान रखना। अब ये चार्ज का जब आप ग्राफ बनाते हो टाइम के साथ, तो देखिए टाइम के साथ ये जो ग्राफ बनता है ये इस तरीके से बनता है, पहले बढ़ता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर फाइनली एक स्टेडी स्टेट की वैल्यू अचीव कर लेता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो आप Q/C कहोगे, तो इसी को आप C से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वोल्टेज का अक्रॉस कैपेसिटर ग्राफ आ जाएगा और यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी, सिमिलर ग्राफ बनेगा और इक्वेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस Q/C है। करंट हम कैसे निकालेंगे कैपेसिटर की ब्रांच पे, वो हम dQ/dt करके निकालेंगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखिए Q स्टेडी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर को डिफरेंशिएट करते हो आप तो एज इट इज इनटू चेन रूल लगाएं, तो ये देखिए क्या बना, करंट का फंक्शन आ रहा है Q स्टेडी अपॉन टाउ, e की पावर माइनस t/टाउ। करंट यहाँ पे देखिए क्या है, करंट का ग्राफ अलग है, वोल्टेज और चार्ज का ग्राफ सिमिलर है, करंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। देखिए ये तो 1 माइनस e की पावर माइनस t/टाउ था, ये सिर्फ e की पावर माइनस t/टाउ है, तो करंट पहले कुछ वैल्यू थी और फिर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे ये करंट का ग्राफ है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम समझ रहे हैं, आइए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका जो एनालिसिस है वो देखिए। कैपेसिटर पहले अनचार्ज था और वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब मैं बताऊंगा। करंट मैक्सिमम है टाइम 0 पे, धीरे धीरे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, चार्ज कैपेसिटर पे आता जा रहा है
और कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है, करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। फाइनली कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया और करंट 0 हो गया है। आइए बेटा, तो हमें ना ये इक्वेशंस याद रखनी है, हमें ये इक्वेशंस याद रखनी है, चार्ज की और करंट की और Q/C करके वोल्टेज की ग्राफ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, ये लिखा भी हुआ है मैंने, यस। अच्छा, पहले टाउ के बारे में बता देते हैं। ये टाउ क्या है सर? टाइम कांस्टेंट टाउ, ठीक है। तो देखना आप यहाँ पे, अगर मैं टाइम की वैल्यू टाउ के बराबर रखता हूँ तो यहाँ पे रखिए, चार्ज क्या आ जाएगा? Q स्टेडी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ था बेटा, तो टाइम को टाउ के बराबर रख दिया, तो ये देखिए क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाय ई। और ये बेटा होता है, इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे, मैं आपको लिख देता हूँ साइड में, 1 बाय ई की वैल्यू बेटा होती है 0.37, आप कैलकुलेट करना, और 1 माइनस 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.63। ये देखो, ये 0.63 ये रहा, तो ये क्या हो गया, 63% ऑफ स्टेडी स्टेट चार्ज। यस, तो आप बताओ, आप टाउ को कैसे डिफाइन करोगे? तो टाउ वो टाइम है, ठीक है, इसे हम टाउ को टाइम कांस्टेंट कह रहे हैं। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब 63% चार्जिंग कंप्लीट हो गई। यस, 63% चार्जिंग कंप्लीट हो गई, उस टाइम को हम डिफाइन कर रहे हैं टाइम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है टाउ, और रेजिस्टर और कैपेसिटर के टर्म में उसकी वैल्यू है R इंटू सी। यस, अब देखिए इस इक्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो Q स्टेडी इंपॉर्टेंट है और एक टाउ इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि Q स्टेडी कैसे निकालना है और टाउ कैसे निकालना है, ठीक है। वो यहाँ पे रख के इक्वेशन आराम से बन जाती है, बार बार ये इंटीग्रेशन थोड़ी करेंगे, इतना लंबा समय थोड़ी एग्जाम में। यस, टाइम की डेफिनेशन, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू RC, और ये वो है टाइम जिसमें 63% चार्जिंग हो जा रही है। देखो, टाइम कांस्टेंट छोटा है अगर, तो जल्दी कम समय में यहां तक पहुंच जाओगे, तो फास्ट चार्जिंग हो रही है। टाइम कांस्टेंट बड़ा है अगर, रेजिस्टर बड़ा है तो स्लो चार्जिंग होगी, रेजिस्टर ज्यादा है तो रेट चार्ज की स्पीड स्लो हो जाएगी, रेजिस्टर ज्यादा तो चार्जिंग में ज्यादा टाइम लगेगा तो स्लो चार्जिंग होगी। यस, ये बेसिक चीज हम ध्यान रखते हैं। आइए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। देखो, हम करंट से देख के ये बिहेवियर आराम से बात कर सकते हैं। फाइनली करंट 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है समझना, टाइम 0 और टाइम इंफिनिटी पे कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है। टाइम 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, टाइम इंफिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये आपके पास सर्किट था बेटा, यस, ये रहा। अब देखो, टाइम 0 पे अनचार्ज कैपेसिटर है अगर, तो इसके अक्रॉस चार्ज 0 है, वोल्टेज 0, तो इसको बेसिकली आप शॉर्ट सर्किट मान सकते थे, मतलब सिंपल सीधी वायर मान सकते थे। ये रहा, कैपेसिटर को सीधी वायर मान ली, और देखिए करंट यहां से टाइम 0 पे डायरेक्ट आ गया, V/R, दैट्स इट, सर्किट सॉल्व हो गया। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए ना, उस पे सबसे पहले टाइम 0 टाइम इंफिनिटी पे करंट पूछते हैं, वो टाइम 0 का करंट आप कैपेसिटर को सिंपल वायर मान के निकाल सकते थे। टाइम इंफिनिटी पे कैसे बनाएंगे सर्किट? टाइम स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर की चार्जिंग पूरी हो गई बेटा, कैपेसिटर की चार्जिंग पूरी हो गई, इसका मतलब अब कैपेसिटर और चार्ज नहीं लेगा, तो इस ब्रांच में चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, तो वो एक प्रकार से ओपन सर्किट बिहेव करेगा, करंट इस सर्किट में 0 हो जाएगा। याद रखना, टाइम 0 पे शॉर्ट सर्किट और टाइम इंफिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। काफी बड़े बड़े सवाल आते हैं, सिर्फ टाइम 0 टाइम इंफिनिटी पे पूछते, टाइम 0 पे अलग सर्किट बनाइए, टाइम इंफिनिटी पे अलग सर्किट बनाइए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। यस, तो आइए, डिस्चार्जिंग करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल है, बैटरी, रेजिस्टर्स का सेटअप और कैपेसिटर। क्या क्या पूछा है? टाइम 0 पे करंट फ्रॉम द बैटरी बताइए, टाइम इंफिनिटी पे बताइए, फिर स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर पे चार्ज बताइए, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए।
फिर आपको कैपेसिटर पे चार्ज का टाइम के साथ फंक्शन भी बता सकते हैं, करंट का कैपेसिटर ब्रांच में टाइम के साथ फंक्शन भी बता सकते हैं। तो ये सब हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, फिर डिस्चार्जिंग पे चलेंगे। सबसे पहले बोला है टाइम जीरो पे, तो टाइम जीरो का सर्किट कैसा बनेगा? तो हम यहाँ पे टाइम जीरो का सर्किट बनाएंगे, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब सिंपल वायर मान लेंगे। तो ये देखिए R, 2R, 2R, V, ये देखिए 2R और 2R पैरेलल में R हो जाएंगे, और ये R और R सीरीज में बेटा कितने हो जाएगा? 2R। तो आपके पास फाइनली ये सर्किट बनेगा और बैटरी से करंट आ जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो टाइम जीरो का सॉल्व हो गया। यस, अब आते हैं टाइम इन्फिनिटी पे। टाइम इन्फिनिटी पे नया सर्किट बनेंगे, कैपेसिटर को कैसे कर देंगे? ओपन सर्किट। यस, ये देखो, तो R, 2R, V। तो इफेक्टिवली देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में तो जाएगा नहीं करंट, तो करंट इस ब्रांच में ही जा रहा होगा। तो ये हटा दीजिए, रजिस्टर क्या हुआ? R के बाद 2R आया, तो बेसिकली R और 2R कैसे हो गए बेटा? सीरीज में ही तो हो गए। आपका सर्किट बस ये बचा, तो करंट हो गया आपके पास में V/3R। दैट्स इट बच्चों, ये टाइम इन्फिनिटी का करंट आ गया, ये टाइम जीरो का करंट आ गया। अब देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसे निकालना है। तो सुनिए, क्यू स्टेडी निकालने की स्टेप्स सुनिए। क्यू स्टेडी निकालने के लिए बेटा ध्यान रखना, पहला टाइम इन्फिनिटी का सर्किट ड्रॉ करो, टाइम इन्फिनिटी का सर्किट ड्रॉ करो, ठीक है। दूसरा, जो कैपेसिटर था उसको आप ओपन सर्किट मानोगे, एम आई राइट? तो ओपन सर्किट जब मानोगे ना, तो आप बस कैपेसिटर के पॉइंट्स का नाम दे देना, ठीक है। ए और बी, ये पॉइंट्स का नाम दे देना, ये हेल्प करेगा, है ना। कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स, वाई, ए, बी, जो अभी आपको अच्छा लगे। तो ये कैपेसिटर के पॉइंट्स का नाम दे देना। फिर तीसरा, सॉल्व करो सर्किट को, करंट निकालो टाइम इन्फिनिटी पे, ठीक है। फिर आप फाइनली क्या करना, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। मतलब इफेक्टिवली आपने कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है C डेल्टा V, बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया कैपेसिटर का, तो C से मल्टीप्लाई कर देना, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर आ जाएगा C डेल्टा V। ये चार्ज निकालने की स्टेप्स हैं। तो आ जाओ, देखो कैसे लगेंगे। यहाँ पे हमने टाइम इन्फिनिटी का सर्किट बनाना, ये रहा, करंट निकालना है, ये रहा, ठीक है। तो ये हम आधा काम कर चुके हैं। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे कैसे डील कर रहे हैं। तो कैपेसिटर के पॉइंट्स को हमने मान लिया था A, B, और ये हम करंट निकाल चुके हैं टाइम इन्फिनिटी पे। यस, कितना था करंट, एक बार लिख लेते हैं। कितना था टाइम इन्फिनिटी का करंट? V/3R। ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। यस, ठीक है बेटा, चले आगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। आप देखो, ये पॉइंट ए था, इस रेजिस्टर में कितना करंट गया, चलो बताओ। इस रेजिस्टर में तो कोई करंट गया ही नहीं, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो, तो इसके अक्रॉस IR का कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दो रेजिस्टर। अगर ये पॉइंट ए है, तो ये भी तो ए हो गया, क्योंकि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, कोई करंट ही नहीं। तो ये ए पॉइंट सेम वोल्टेज, ये बी पॉइंट, तो ये बी पॉइंट। समझ में आया? अब ये इधर ए ले लो, इधर बी ले लो, तो ए बी के क्रॉस देखो वोल्टेज मेरे को मिल रहा है। ए बी के क्रॉस वोल्टेज इधर से भी घूम के ला सकते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस क्या हुआ, देखिए आप, सीधे सीधे करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट्स इट। तो करंट की वैल्यू रख दी, V/3R इंटू 2R, तो ये आपको मिल गया 2V/3, और चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, C डेल्टा V। तो बस इसमें C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर आ गया 2CV/3। आए समझ में सबको? यस। अब आगे बढ़ते हैं, मैं टाउ निकालना सिखाता हूं। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट निकालने की स्टेप्स देखिए। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आप कैपेसिटर को
वैसे ही ए और बी नाम देके ऐसे मान लीजिए कैपेसिटर को, अभी ऐसे ए बी पॉइंट्स मान लीजिए, ओपन कर दीजिए, इस तरीके से मानिए। दूसरा स्टेप, आप बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए, बैटरी को स्ट्रेट वायर मान लीजिए, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, मतलब इसको स्ट्रेट वायर मान लीजिए। तीसरा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। आया समझ में? ए बी के अक्रॉस, ये जो ए बी पॉइंट्स माने कैपेसिटर के एंड्स, उनको उनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए और टाइम कांस्टेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट इनटू C। दैट्स इट बच्चों, ठीक है। ये आपके स्टेप है। सर ये स्टेप कैसे है? देखो वैसे तो आपको है ना, बेसिक क्या है, करंट निकाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लूप में चल रहे हैं, इक्वेशन बाहरी है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस इंटीग्रेशन से फाइनली आपको ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन ये थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक आती है, उससे ही डिराइव होके ये शॉर्ट ट्रिक एक बन जाती है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। और भी थोड़े हैवी नाम है इन सब चीजों के, बट वो नाम हटा के सिंपल बना रहे बच्चों के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज करके निकाल सकते थे। देखो कैसे, मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखो इसी सर्किट में कैपेसिटर को हम यहाँ पे ए बी में लिख दे रहे हैं, बैटरी को शॉर्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टर था। ये आपके पास सर्किट बना, ये जो दो हमने स्टेप्स फॉलो किए। अब देखिए आप, अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट देखो बी हो जाएगा, ये भी बी और ये भी बी, ये भी बी। यहां पे ये पॉइंट अलग है, इसे हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टर क्या हुआ, ए सी के बीच में 2R, ठीक है सर। ये वाला रेजिस्टर सी बी के बीच में, और ये वाला रेजिस्टर, ये R था ना, ये 2R नहीं था सर, यहाँ पे R था, यस, है ना। एक बार डेटा चेक कर लो फटाफट, R 2R था, यस सर। तो R 2R है ना। अब देखो ये रेजिस्टर CB के बीच में, और इधर भी ये रेजिस्टर CB के बीच में, तो R 2R। तो देखो क्या मिला, ये दोनों पैरेलल हो गए और इसके साथ सीरीज, तो ये पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो गया 2R/3 प्लस 2R। तो ये कितना आ गया बेटा, यहां से एलसीएम लीजिए, तो 6 + 2 8R/3 आ गया, समझ गए। तो टाउ कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इंटू C, तो 8RC/3, ये आपका फाइनली टाइम कांस्टेंट बना। अब बताओ कैपेसिटर पे चार्ज का फंक्शन कैसे बनाओगे टाइम के साथ? कैपेसिटर पे चार्ज का फंक्शन टाइम के साथ हम बना देंगे, बस वैल्यू ही तो रखनी है इसमें, ये रही। तो आप वैल्यू कैसे रखेंगे, स्टेडी स्टेट चार्ज कितना आया था अपना बेटा 2CV/3, तो ये हमने रख दिया 2CV/3, 1 - e⁻⁻t अपॉन टाउ, टाउ क्या आया था 8RC/3। ये आपके पास चार्ज ऑन कैपेसिटर का टाइम के साथ फंक्शन आ गया। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको I1 मिलेगा इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर, इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। I1 मतलब क्या हो गया, I1 मतलब कैपेसिटर की ब्रांच का करंट, ये वाला करंट, तो चार्ज आ गया ना, चार्ज का डिफरेंशिएशन कैपेसिटर की ब्रांच का करंट मिलेगा। तो ये हमने इस तरीके से ये सारी चीजें निकाली, ये ध्यान रखिएगा स्टेडी स्टेट चार्ज और टाइम कांस्टेंट निकालने के तरीके। चलिए अब डिस्चार्जिंग का भी हम यहाँ पे सर्किट देख लेते हैं। तो हुआ क्या, कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, कैपेसिटर के पास इनिशियली मान लीजिए Q0 चार्ज था, इस कैपेसिटर को आप एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो रेजिस्टर हीट लॉस करता है, कैपेसिटर हीट जमा करता है, एनर्जी जमा करता है। तो ये एनर्जी जमा करने वाला, एनर्जी सप्लाई करने वाला कोई भी नहीं था। तो एनर्जी की टर्म में बात करें तो ये सारी एनर्जी धीरे धीरे रेजिस्टर से लॉस हो जाएगी। कंप्लीट एनर्जी जो थी ना Q²/2C कैपेसिटर की एनर्जी, या ½ CV², वो सारी एनर्जी रेजिस्टर लॉस कर देगा। या फिर
आप देखो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, तो धीरे धीरे चार्ज यहाँ पे फ्लो होने लगा। अब नेगेटिव पे चार्ज आने लगा तो ये न्यूट्रलाइज होने लगा, माइनस पे प्लस आने लगा और पॉजिटिव कम होने लगा, और धीरे धीरे सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। ये सारा प्लस इधर आके माइनस से मिलेगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएंगे। फाइनली आपका ये बेसिक सेटअप हो जाएगा क्या, फाइनली आपका ये 0 0 हो जाएगा। समझ गए? ये सारा प्लस निकल के इधर आ गया, तो प्लस सारा निकल गया 0 हो गया, और प्लस और माइनस मिलके ये भी 0 हो गए। तो सब खत्म हो गई, एनर्जी चार्ज सब खत्म हो गया यहाँ पे कैपेसिटर का। इसे कह रहे हैं डिस्चार्जिंग। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग में देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का यहाँ पे फंक्शन आता है। कैसे इंटीग्रेट होती है ये भी चीजें देखो मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल सेम करते हो ब्रांच का, तो आप Q बाय सी इक्वल टू आई आर लिखते हो, R को नीचे भेज दो, Q बाय आर सी। करंट को क्या लिखते हो बेटा आप, dQ बाई dt लिखते हो, तो ये हो गया dQ बाई dt। लेकिन करंट यहाँ पे dQ बाई dt देखो तो चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। करंट पॉजिटिव है और dQ अपने आप में नेगेटिव है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीजिंग दिखाने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं। फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, लिमिट्स लगाते हैं टाइम की 0 से t, चार्ज की Q0 से Q, तो आपका ये फंक्शन बनता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। वोल्टेज हो जाएगा Q बाय सी और ये करंट हो जाएगा। ये आपके फंक्शन बने डिस्चार्जिंग के। ठीक है, ये देखो ये डेरिवेशन भी हो गया। ये एक बार डेरिवेशन आप पूरा खुद से कीजिएगा और फिर इससे मैच कर लीजिएगा। आपके पास जो फाइनल डिस्चार्जिंग का सर्किट का चार्ज आ रहा है वो चार्ज मैं आपको बता देता हूं, एक बार लिख देता हूं। ठीक है, Q0 इनिशियल चार्ज था कैपेसिटर का रेजिस्टर, तो चार्ज का फंक्शन आता है Q0 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। Q0 यहाँ पे इनिशियल चार्ज है, टाउ टाइम कांस्टेंट है, RC इसकी वैल्यू है। अब सुनना मेरी बात, टाइम कांस्टेंट क्या टाइम है, टाइम इन विच 63% डिस्चार्जिंग इज कंप्लीट। ठीक है, चार्जिंग में 63% चार्जिंग कंप्लीट और डिस्चार्जिंग में 63% डिस्चार्जिंग कंप्लीट। इसका मतलब 63% चार्ज खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो अप्रोक्सीमेटली 37% चार्ज लेफ्ट। आई बात समझ में? तो 37% चार्ज बचा है, 63% चार्ज उड़ गया। ये आपका टाइम कांस्टेंट में आपकी परिभाषा हो गई। इसका ग्राफ टाइम के साथ चार्ज एक्सपोनेंशियली यहां पे डिक्रीज होता हुआ, इसी को डिफरेंशिएट करो, dQ बाई dt देखो क्या आ जाएगा, Q0 एज इट इज e की पावर का डिफरेंशिएशन इनटू आप माइनस 1 बाई टाउ करोगे, ये हो गया माइनस Q0 बाई टाउ e की पावर माइनस Q बाई टाउ। ये देखो ये करंट नेगेटिव आया देखो, तो आप मॉड लेके करंट का ये एक्सप्रेशन बना सकते थे। अब ये देखिए, ये फिर से एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, तो यहां पे भी करंट भी एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। अब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग में एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज में हाफ लाइफ का कंसेप्ट होता है। हाफ लाइफ का कंसेप्ट का मतलब क्या है, कुछ एक फिक्स टाइम में वैल्यू आधी आधी हो जाती है। सपोज वैल्यू x थी, हाफ लाइफ में कुछ एक फिक्स टाइम में वैल्यू आधी हो गई, फिर हाफ लाइफ में वैल्यू इसकी भी आधी हो गई, फिर 1/8 1/16 ऐसे चलते जाता है इक्वल टाइम में। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास सेटअप है, तो आपकी वैल्यू हाफ कब होगी, इसको आप Q0 बाई 2 करोगे, देखो Q0 कट गया, e की पावर माइनस टी बाई टाउ आ गया 1/2, यानी 2 की पावर माइनस 1, दोनों तरफ आप ln ले लो, पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे भी ln ले लो, पावर आगे आ जाएगी। तो देखिए माइनस माइनस कट गया, ln e1 होता है, तो आपका देखिए टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया टाउ ln 2। बेटा आपको ये टाइम याद रखना है ना, ये हाफ टाइम है। इस टाइम पे e की पावर जो टर्म है इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, तो इस टाइम पे ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो आप देखिए चार्ज Q0 था t हाफ पे,
क्यू नॉट बाई 2 हो गया, और टाइम टी हाफ कर दिया तो यहाँ पे क्यू नॉट बाई 4 हो गया। ऐसे ये चलता जाएगा। तो ऐसे आपको ये हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट भी याद रखना है, ये वैल्यू याद रखनी है। तो आइए बच्चों, अब हम थोड़ा सा सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं और आपको और मजबूत बनाते हैं कुछ अच्छे सवालों के थ्रू। ये देखिए सवाल क्या है, हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल इलैप्स बिफोर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर रीचेस हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन चार्जिंग आरसी सर्किट। जो इक्विलिब्रियम वैल्यू मतलब स्टेडी स्टेट पे वैल्यू जो है उसकी हाफ कितनी देर में पहुंचेगी। तो आ जाओ, ये एल की वैल्यू भी दी है। तो कैपेसिटर पहले क्या था, 0 चार्ज, तो इनिशियल एनर्जी 0 थी। फाइनली कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, मान लो क्यू नॉट फाइनल चार्ज आ गया, तो इक्विलिब्रियम पे फाइनल एनर्जी हो जाएगी क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। क्यू नॉट स्टेडी स्टेट का चार्ज है। बीच में टाइम टी पे मान लेते हैं, ये टाइम इंफिनिटी ले लेते हैं, तो टी टाइम पे कुछ चार्ज आ गया क्यू डैश मान लेते हैं। तो इस पे एनर्जी कितनी है, क्यू डैश स्क्वायर बाय 2c। आपसे क्या बोला है कि आपकी जो एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम एनर्जी की हाफ कब हो जाएगी। तो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना। तो ये वैल्यूज ले लीजिए आप, ये देखिए, अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए सब काट के, तो आपको बन रहा है ये, मतलब इफेक्टिवली चार्ज के टर्म में आपसे पूछ रहा था कि चार्ज 1/√2 टाइम्स कब हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करने के लिए जो हमारा टाइम का एक्सप्रेशन था क्यू स्टेडी e की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसको हमने क्यू डैश की जगह रख दिया, इक्वल टू हो गया ये क्यू नॉट बाय √2। क्यू नॉट कट गया। अब इसे बेटा आपको सॉल्व करते आना चाहिए, दैट्स इट। इसको इधर ले आओ, देखो सॉल्व करना सिखा देते हैं। फिर यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, समझ गए। अब आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ठीक है बेटा, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो आप ln ले लीजिए दोनों तरफ, ln √2 माइनस 1/√2 इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी माइनस टी बाई टाउ ln e बेटा 1 हो गया, माइनस इधर भेज देते, टाउ इधर भेज देते, तो टाउ ln √2 माइनस 1/√2, और बाहर एक माइनस आ रहा था। तो देखो ln की क्या प्रॉपर्टी होती है, पावर आगे आ जाता है, तो माइनस को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये पावर में लगा सकता था, यानी रेसिप्रोकल। तो आंसर हो गया आपका टाउ √2/√2 माइनस 1, ये टाइम आ चुका है। अब पूछा था कितने टाइम कांस्टेंट इलैप हो गए, जैसे ये मान लो आंसर आता 2 टाउ, तो आप बोलते 2 टाइम कांस्टेंट इलैप्स हो गए। तो आपको बेसिकली टाइम कांस्टेंट का यहाँ पे ये वैल्यू बतानी थी, दैट्स इट बच्चों, समझ गए। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, देखो दिया भी है 3.42। यस, तो आंसर आपको देना था ये, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको दी है 1.23। ये आपका आंसर आ गया, आया बेटा समझ में। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखो, अगर आपके पास ये वैल्यू नहीं भी दी हो तो भी लॉग में आपको मैथमेटिक्स में आपने सीखा होता है, इसकी वैल्यू अंदाजन यहां तक आता चाहिए आपको निकालते हुए। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, आपके पास 3 ग्राफ है, C1 C2 C3 दिए हैं, और आपको बोला है सेम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया था और ये तीनों डिस्चार्जिंग हो रही है। अब सुनना मेरी बात, सबसे तेज फास्ट स्पीड में डिस्चार्जिंग किसकी हो रही है। यहां पे देखो, ये मैं 1 को अलग से ड्रॉ कर देता हूं, ये 1, ये रहा ये 1, तो 1 की डिस्चार्जिंग सबसे फास्ट है। ठीक है, अब समझना, डिस्चार्जिंग अगर किसी की फास्ट है तो उसको टाइम कितना लगेगा डिस्चार्ज होने में, 63% डिस्चार्ज होने में कम लगेगा, तो टाइम लेस हो गया, है ना। रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज्यादा है इसका, तो इसका टाइम कम हो गया, मतलब RC कम हो गया, मतलब R तो सेम है, R सेम है तो C कम हो गया। तो सबसे फास्ट यहां C1 था, तो सबसे कम वैल्यू C1 की हो गई, तो C1 सबसे कम है।
फिर देखिए नेक्स्ट स्पीड C2 की है और सबसे स्लो डिस्चार्जिंग यहाँ पे C3 हो रहा है। तो C3 में सबसे स्लो डिस्चार्जिंग और सबसे ज्यादा टाउ की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप आइडेंटिफाई इस तरीके से कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो गया। ये सबसे आसान तरीका है फिजिकल मीनिंग इसका, बहुत अच्छे से सीखिएगा। ये देखिए, ये आपके सामने एक होमवर्क है, छोटे से सवाल है। ऐसे बहुत सवाल आपको पीवाईक्यूज पे देखने को मिलेंगे। टाइम जीरो पे स्विच क्लोज किया, टाइम जीरो पे इनिशियल करंट पूछा है, तो टाइम जीरो का सर्किट कैसा बनाएंगे? ये बैटरी, रेजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर को कर देंगे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलो ये रहा। अब देखो, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट हम तभी करते हैं, याद रखना, जब अनचार्ज कैपेसिटर होता है। ये होमवर्क है, इसको होमवर्क करके कमेंट में आंसर बताइएगा। चलो, अगर आपके पास अनचार्ज कैपेसिटर था ना, वही होता है जनरली, तभी इसको हम शॉर्ट सर्किट मानते हैं। अगर बेटा टाइम जीरो पे कुछ चार्ज होता, क्यू इनिशियल, तो फिर कैपेसिटर को बेटा आप शॉर्ट सर्किट नहीं मान सकते थे। इनफैक्ट इसको आप एक बैटरी मान सकते हो जिसका ईएमएफ है क्यू इनिशियल बाय सी। ठीक है, अगर कैपेसिटर पे पहले ही चार्ज होता तो उसको ऐसे टाइम जीरो के लिए इस अमाउंट के ईएमएफ की बैटरी मानते, लेकिन अनचार्ज ही जनरली रहता है, तो ये आपका केस है। तो मेंस लेवल पे ऑलमोस्ट अनचार्ज वाले ही सवाल जनरली आने चाहिए। थोड़ा सा कठिन होगा अगर मेंस, तो ये आपको पूछा जा सकता है। आइए अगला सवाल। एक कैपेसिटर है, ये सेटअप है, आपको बोल रहा है पहले चार्जिंग सर्किट, स्विच क्लोज करके चार्ज कर दिया, फिर स्विच ओपन करके अनचार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का आपको टाइम कांस्टेंट बताना है। तो चार्जिंग की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग का यहाँ पे सेटअप था इस तरीके से, ये रहा, देखिए। चलिए, अब देखिए, आपको इसमें पूछा है टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट की स्टेप्स अप्लाई कीजिए। बैटरी को शॉर्ट सर्किट मान लीजिए, यस, ये रहा। अब देखिए, कैपेसिटर के हमने एंड्स को ए और बी मान लेना है। ये हमने स्टेप्स फॉलो करने लग गए, समझ गए बेटा? यस, ठीक है, ये हमने स्टेप्स फॉलो कर ली। चलो, अब क्या करो, देखो ध्यान से। ये अगर पॉइंट है बी, तो ये भी तो बी हो गया, ये सारे ही बी हो गए। ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना रेजिस्टर, तो ये रेजिस्टर हटा दो, तो बस एक ही रेजिस्टर आ गया ए और बी के बीच में, है ना? तो आर इक्विवेलेंट क्या हुआ? सिर्फ आर। तो टाउ कितना हो गया? आर इंटू सी। दैट्स इट बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना ही है अपने को। फिर डिस्चार्जिंग में ये स्विच हटा दिया, बैटरी हटा दी, तो डिस्चार्जिंग में आपका सिंपल सेटअप था ये वाला, ये डिस्चार्जिंग है। ठीक है, तो ए बी पॉइंट मान लीजिए, तो उसके अक्रॉस यहाँ पे देखिए दो रजिस्टर सीरीज में, तो टाउ यहाँ पे 2RC आ जाएगा। तो डिस्चार्जिंग में 2RC, चार्जिंग में RC, तो 1:2 आपका टाइम का रेशियो आ गया। आगे बढ़ रहे बेटा, ये वाला सवाल देखिए। यहाँ पे आपको बोला है चार्ज ऑन कैपेसिटर बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है बैटरी का, वो भी दिखा देते हैं। तो अब ऐसे सवालों में ना चार्ज ऑन कैपेसिटर जब भी पूछे तो बेसिकली टाइम नहीं दे तो फाइनली आपसे चार्ज पूछ रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट चार्ज पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करना, टाइम इन्फिनिटी पे जो हमने स्टेडी स्टेट चार्ज की स्टेप्स निकाली थी, टाइम इन्फिनिटी पे सर्किट बना लेना। वो सर्किट आपका इस तरीके से बन जाएगा, समझ गए? यस। और कैपेसिटर की ब्रांच को आप ए और बी मान लेना। और देखो, कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टर है उसमें तो कोई करंट जाना ही नहीं है। यस, इसमें जब कोई करंट नहीं जाना है तो इस रेजिस्टर का काम नहीं है, इसको उड़ा दीजिएगा, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है टाइम इन्फिनिटी पे। ये कैपेसिटर के आपने बना दिए। अब आप जो करंट निकालेंगे वो करंट इस तरीके से जाएगा, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो हमें बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए बी के अक्रॉस, वो हो जाएगा बेटा I इंटू आर। और चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टेडी स्टेट का है C इंटू डेल्टा वी ए बी। समझ गए? तो आप पहले इस लूप में चल के करंट निकालिएगा। इजीली आ रहा है 2.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2.5, 1 करंट आ रहा है। अब 1 करंट आ रहा है तो इसको अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा।
फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालिएगा। ये होमवर्क है बेटा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना, वहां पे आपको कमेंट्स में सही आंसर मिल रहा होगा। आइए आगे चलते। ये देखिए अब हीट पे बात हो जाए एक बार। ये सवाल में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। देखिए क्या है, एक 2 वे स्विच है जिसको यूज कर रहे हैं सर्किट में। पहले कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया पोजीशन 1 पे रख के, और फिर हीट, फिर क्या किया आपने, चार्जिंग होने के बाद ये शिफ्ट कर दिया तो बैटरी हट गई, कैपेसिटर इस रेजिस्टर सिस्टम से कनेक्ट हो गया। अब पूछा है हर एक रेजिस्टर से हीट बताइए। तो आ जाओ, पहले मैं चार्जिंग वाला सर्किट बता दूं। ये बेटा आपके पास चार्जिंग सर्किट है। तो स्टेडी स्टेट पे चार्ज कितना आ गया, CV चार्ज आ गया, बेसिकली CV। तो 60 इंटू 0.1 यानी ये चार्ज आ गया 6 कैपेसिटर पे। एनर्जी स्टोर्ड की बात करें कैपेसिटर में तो वो आ जाएगी Q²/2C। Q बेटा क्या है, 6 इंटू 6/2 C 0.1। ठीक है, तो ये हो गया 18/0.1, ये हो गया 180 जूल। ये आपके पास इनिशियल एनर्जी थी, इनिशियल चार्ज था। अब आपने स्विच को आपने इस तरफ कनेक्ट कर दिया तो ये आपका सेटअप है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सेटअप है। सेटअप में आपके पास 6 और 3 और 4, ये 6, ये 3 और ये 4 आपके पास रेजिस्टर्स थे। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल हीट लॉस बताओ, तो टोटल हीट क्या होगी बताओ, टोटल हीट वो कितनी होगी बताओ। तो सारी एनर्जी कैपेसिटर की लॉस्ट हो जाएगी, है कि नहीं। तो सारी एनर्जी लॉस्ट हो गई तो 180 जूल टोटल हीट हो गई। अब इस टोटल हीट में इससे कितना गया, इससे कितना गया, इससे कितना गया, वो पूछा था। तो आओ देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, आओ मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। सोचो अगर करंट यहां से जा रहा होता तो इसमें I1 करंट जाता मान लेते हैं, इसमें I2 करंट जाता, इसमें I3 करंट जाता। ठीक है, चले तो 4 के अक्रॉस हीट कितनी हो गई, यहां पावर कितना हो गया 4 के अक्रॉस, इसे मैं हीट 1 कह देता हूं, वो हो गया I1² इंटू 4। आई बात समझ में, ये हीट 1 हो गई, है ना। टाइम से भी मल्टीप्लाई करना हो तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे ये मैं आपको सिर्फ रेशियो लेने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल हीट तो फिर इंटीग्रेट करके आएगी, क्योंकि फिर आपका जो करंट है वो आपका करंट यहाँ पे वेरिएबल है। तो मैं एक काम करता हूं, पावर की बात कर लेता हूं। ठीक है, समझ गए। तो पावर यहाँ पे 4 का यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलें, है ना। इनटू आप बेसिकली ऐसे dt करके हीट भी लिख सकते हो। चलो ये मैंने हीट लिख दिया अभी, है ना। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या, I1² 4, इस पे फोकस करिए। आपको देखो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे रेशो की। फिर आते हैं इन पे करंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6 होगा इनवर्स रेशियो में, I3 इनवर्स रेशियो में 1/2। तो I2 देखो क्या आ जाएगा, I2 के सामने वाला रेशियो अपॉन रेशियो का सम। देखो कितना फास्ट कर रहे सर यहाँ पे, ये मैंने सिखाया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां पे आप रेजिस्टर का पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट सॉल्विंग का सेशन चेक कीजिएगा। I2 देखिए क्या हो गया यहाँ पे 1/2 रेशियो था, तो 1/3 इंटू टोटल करंट I1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 में हीट कितनी है, I²R, तो I1²/9 I²R, ये फैक्टर आया। फैक्टर देखिए बस बिना इंटीग्रेशन के पावर का फैक्टर क्या आ रहा है, और फिर I3 कितना हो जाएगा 2I1/3। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 I1²/9 इंटू 6। समझ गए। अब इन तीनों का रेशो लीजिए आप, तो H1:H2:H3 रेशो क्या आ रहा है देखिए, 4I1² 6I1²/9 और 4 6 24I1²/9। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36
6:24। इसको आप 6 से और कर सकते हैं आई थिंक, तो 6:1:4 ये आपका रेशो है। तो इससे 6x, 1x और 4x इस रेशो में हीट यहां पे जा रही होगी। तो आप देखो इसका टोटल हीट जो होगी वो इस तरीके से होगी। टोटल हीट रेशो का वैल्यू हम 6x मान लेते हैं और टोटल हीट 180 के बराबर। तो आप देखिए 11x इक्वल टू 180। देखिए जरा यहाँ पे सही है क्या, ये सब कुछ सही किया है सर ने। तो x यहाँ पे आ गया, देखिए जरा फटाफट से। इसे मैं और अच्छे से कैसे कर सकता था, यहां पे भी मैं कर सकता था। अगर मैं यहां पे सिर्फ इसे ही 4i1 स्क्वायर प्लस 6i1 स्क्वायर बाय 9 प्लस 24i1 स्क्वायर बाय 9 को 180 के मैं बराबर करूं, ठीक है। तो यहां से क्या मिला मुझको, 36 प्लस 6 42 प्लस 24, यहां पे ये 66i1 स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 180 मिला। जल्दी से सॉल्व करिए बेटा इसको जल्दी से सॉल्व करके और मेरे को हर एक की इंडिविजुअल हीट निकालिए। यस हर एक की इंडिविजुअल हीट निकाल के दो बेटा, हर एक की इंडिविजुअल हीट चाहिए मेरे को। हर एक की इंडिविजुअल हीट आप कैसे निकालेंगे बताइए जरा, हर एक की इंडिविजुअल हीट कैसे निकालेंगे। आइए देखिए यहां पे आपने एक वैल्यू शायद यहां पे कुछ गड़बड़ ले ली है। यहां पे ये वैल्यू कितनी आएगी, आई स्क्वायर इंटू आर, ये वैल्यू यहां पे शायद गड़बड़ ले ली है। यस हाँ अब सही है। तो इसीलिए अब रेशो भी थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ है लग रहा था। अब देखिए यहां पे h1 i1 स्क्वायर इंटू 4 इज टू h2 6i1 स्क्वायर बाय 9 इंटू h3 12i1 स्क्वायर बाय 9, ठीक है। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 इज टू 6 इज टू 12। इसको अब 6 से 6 इज टू 1 इज टू 2। अब देखिए अब ये सही लग रहा है। तो 6x प्लस x प्लस 2x, तो टोटल हीट हमने मान ली 180, तो ये हो गया देखिए कितना 9x और x कितना हो गया 20, ठीक है। तो x बस वो रेशो वाला फैक्टर है। तो हीट इन 4 ओम 6x होगा, तो 6 इंटू दिस 120 जूल। हीट इन 6 ओम 6 ओम में बेटा हीट कितनी है x यानी 20 जूल, और हीट इन 3 ओम ये आपकी बेटा कितनी आ गई 2x यानी 40 जूल। तो इस तरीके से हर एक में इंडिविजुअल हीट निकाल ली और टोटल हीट निकाल ली। तो ध्यान रखिएगा ये सवाल। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये सवाल देखिए अच्छा सवाल है, मेंस में आए हुए हैं। आपको ये 10 वोल्ट की बैटरी है और बोला है हर रेजिस्टर की वैल्यू 2 है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज स्टेडी स्टेट पे बताना है। तो देखो टाइम इंफिनिटी पे आप बनाओगे तो ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये भी कोई करंट काम करनी है। अब देखिए आपका सर्किट क्या हो गया है, इस तरीके से आपके पास एक सर्किट है, ठीक है। ये एक सर्किट है ना, ये 10 वोल्ट, सारे रजिस्टर 2 ओम के हैं। अब आप पहले तो सर्किट में करंट निकालिएगा, ठीक है। तो करंट फटाफट से निकाल सकते हैं। आप देखिए यहां पे दोनों में सेम करंट जाएगा, 2 to 4 हो गया बेटा, और 4 के साथ 2 पैरेलल में हो गया, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 4/3, और फिर ये 2 के साथ सीरीज में, तो ये देखिए कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10/3। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट हो गया नेट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट आ गया बेटा सर्किट में 3 एम्पियर। अब ये करंट 3 एम्पियर ऊपर कितना गया नीचे कितना गया इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आजा। तो आपके पास ऊपर बेटा 4 ओम था और ये 2 ओम, और ये नेट करंट आ रहा है 3 एम्पियर। इसे मान लेते हैं I1 I2, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में, ये आ गया 1/2,
और I1 प्लस I2 का बेटा सम है 3। तो अब इसको I1 I2 अलग अलग निकालिए। तो I1 देखिए क्या आ जाएगा, रेशो वाली ट्रिक, I1 के सामने 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोस इनटू टोटल करंट 3। तो I1 यहां से आ गया 1 और I2 यहां से आ गया 2। अब जो सर्किट है हमारे पास, उस सर्किट में हर ब्रांच का मुझे करंट मिल चुका है। देखिए इस तरीके से, यहां पे 10, 3, ऊपर कितना गया था 1, 1, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, और ये 2 ओम। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बताइए। तो जैसे मैंने बताया था, पोटेंशियल की ब्रांच के खोल के ए बी मान लेते हैं। अब ये पॉइंट आपका ए हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये बी हो गया, लेकिन ये रेजिस्टर का क्या करूं मैं, ये रेजिस्टर आपको हटा देना है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसको सिंपल वायर मान लीजिए आप, टाइम इंफिनिटी की बात हो रही है, वहां से कोई करंट नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो ये बी ही पॉइंट कहलाएगा। तो ए और बी इफेक्टिवली कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। तो अब बताइए, ए से शुरू कीजिए, वी ए माइनस आई आर, फिर यहां पे आ गए, फिर इधर जाइए माइनस आई आर, और बी पे पहुंच गए। यस, तो वी ए माइनस वी बी, देखिए क्या मिला, 6 और 2 8। तो इसका आंसर था बेटा क्वेश्चन का 8 वोल्ट। आया समझ में? ध्यान रखना है, ये भी देखिए सवाल वैसा ही है। इस सवाल में क्या बोला, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस दिया है, तो टाइम इंफिनिटी पे सर्किट कैसा बनेगा वो बताना है आपको। तो ये वाले कैपेसिटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इस कैपेसिटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा टाइम इंफिनिटी पे, और ये आपका सेटअप बन गया। देखिए आप 4, 2 दिया है और ये 6। करंट कितना हो गया, देखो दोनों कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गए टाइम इंफिनिटी पे, तो आपके पास ये करंट हो गया। तो करंट कितना हो गया बेटा, 4, 2, 6 और 6 12, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये करंट हो गया। अब आप बोल रहा है दोनों कैपेसिटर का चार्ज बताइए और उस चार्ज का रेशो लीजिए। तो स्टेडी स्टेट चार्ज कैसे निकालते हैं हम, इस कैपेसिटर के अक्रॉस मान लेते हैं ए और बी है पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ए इधर आ जाएगा और बी देखो इधर है, ये रहा, और ये तीनों तो करंट सेम ही है, ऐसे जा रहे हैं। तो ए बी के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो वो होगा आई आर प्लस आई आर, इस तरीके से। तो कितना हो गया, 6i, और i हाफ है तो 3 वोल्ट, यानी C1 पे जो चार्ज आएगा वो आएगा C1 इंटू डेल्टा वी ए बी, मतलब 3 इंटू 4, ये 12 आ गया चार्ज। ये पहले कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। अब दूसरे कैपेसिटर के लिए देखिए, इसे आप मान लीजिए C, इसे मान लीजिए D। तो ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो CD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब कैसे लोगे, देखो तो जरा, ऊपर से इधर आओ तो आई आर इसका, प्लस ऊपर से इधर आए फिर इधर गए, आई आर इसका, 6 इंटू आई, तो ये हो गया 8i, आई की वैल्यू डाल दो तो 4 वोल्ट। तो चार्ज 2 पे क्या आया, C2 इंटू डेल्टा वी सी डी, वो हो गया 6 इंटू 4 24, और इन दोनों का रेशो 1:2। इस तरीके से आपको ये करना था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, हर सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, ध्यान से करिएगा। अब देखिए बोल रहा है कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, रेजिस्टर इन टाइम टी। अब देखिए डिस्चार्जिंग में टाइम की बात हो रही है। कंसिडर टाइम t1, एनर्जी स्टोर्ड रिड्यूसेस टू हाफ, एनर्जी हाफ हो गई, इसका टाइम है t1। दूसरा आपको बोला है टाइम t2, चार्ज रिड्यूसेस टू 1/8, चार्ज 1/8 हो गया इन टाइम t2, और पूछा है t1 बाई t2 का रेशो बताइए। देखो चार्ज 1/8 का भी मैंने आपको सिखाया था, आप फटाफट कर सकते हो। चार्ज 1/2 हुआ, फिर 1/4 हुआ,
फिर 1/8 हुआ, याद है हाफ लाइफ। तो यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ हो गई, 1 2 3, तो 3 हाफ लाइफ हो गई, यस, यानी 3 टाउ ln2, ये टाइम आ गया। तो हाफ लाइफ का कंसेप्ट रेडियो एक्टिविटी केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हो, वैसा ही यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ते हो, वैसा ही यहाँ पे कंसेप्ट है सेम। तो ये टाइम आ गया T2 मिल गया। T1 निकाल लेते हैं। तो इनिशियल एनर्जी Q0² / 2c, फाइनल एनर्जी Q final² / 2c, है ना, ये लिख दिया हमने। अब आपको बोला है फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी की हाफ है, तो Q final² / 2c इक्वल टू हाफ Q0² / 2c, तो Q फाइनल आ गया Q0/√2। समझ गए? अब ध्यान से सुनना, Q फाइनल को क्या मान रहे, डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला, वो बेटा ये था डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला, समझ गए? तो ये आपको मिला e⁻ -t/τ इक्वल टू 2⁻⁻²। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, तो आपको ये मिलेगा टाउ ln2/½ ये T1 है और ये T2 है। अब आपसे पूछा है T1/T2 रेशियो बताइए, तो ये हो गया हाफ टाउ ln2 अपॉन 3 टाउ ln2, ये रेशियो आ जाएगा 1/6, जो हो गया ऑप्शन 4 में। आया समझ में बेटा? तो ध्यान रखना। ये अगला सवाल अब देखो क्या है, ये फिर से देखो सवाल आया मेंस में, आपको बोला है चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर बताइए फाइनली, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे। तो यहाँ पे पहले सर्किट को सॉल्व करना, आप पहले इसको हटा देना, ठीक है, इसको हटा के ये करंट आएगा, एक ऊपर से जाएगा एक नीचे से जाएगा, दोनों करंट निकाल लीजिए। फिर आप ये ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा। देखिए कैसे मैं बताता हूं, ये I1 मान लेते हैं, ये I2। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना, देखो सुनो, ए से शुरू करके ऐसे जाना, तो करंट से उल्टा गए तो प्लस I1 × R, फिर इधर आ गए, फिर इधर माइनस I2 × 6। तो पहले आप करंट से उल्टा गए, वोल्टेज बढ़ा, फिर आप करंट के डायरेक्शन में गए, वोल्टेज कम हुआ, इक्वल टू VB आ गया। तो आप ना VA माइनस VB निकालिएगा, डेल्टा VAB निकालिएगा, और चार्ज होगा C डेल्टा VAB। समझ गए? ये आपको करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताएंगे। इसको नोडल से भी कर सकते हैं, ये 0 वोल्ट मान लीजिए, ये 10 वोल्ट मान लीजिए, इसको XY सॉल्व कीजिए, इनके वोल्टेज निकालिए, जब इनके वोल्टेज ही आ गए तो वोल्टेज डिफरेंस डायरेक्ट आ गया, इंटू C कर दीजिएगा। तो किसी भी तरीके से करिए, आपको बस ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के कमेंट करना है। अगला सवाल आपके सामने देखिए, अच्छा सवाल है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर A इन द सर्किट शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स हैं, अगर आप ध्यान दो तो इस तरीके से, ये रहा, सही है बेटा? चलो, ये दो इंडिपेंडेंट सर्किट है, बीच में दो ब्रांचेस हैं, टाइम इनफाइनाइट पे इन दोनों ब्रांचेस से कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये दोनों में अभी कोई करंट नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसको I1 मान लेता हूं। I1 करंट बताओ कितना आ गया डायरेक्ट, I1 करंट बताइए कितना हो गया डायरेक्ट। I1 करंट हो गया EMF अपॉन रेजिस्टर 4। यहां पे I2 करंट बताइए कितना हो गया, I2 करंट हो गया EMF अपॉन रेजिस्टर 2, ये हो गया। अब हमने ये सीखा है, करंट के सर्किट सॉल्विंग सेशन में भी मैंने बताया था, जब दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स दो वायर से कनेक्ट होते हैं, तो अगर यहां पे X करंट गया है तो वो वापस X आता है, मतलब दोनों में करंट सेम होता है, बस डायरेक्शन अलग होता है। इसका मतलब अगर यहां पे मैं दो कैपेसिटर लगा दे रहा हूं, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वही चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा, बस अगर ये प्लस माइनस है तो इधर ये प्लस माइनस होगा। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए था। अब मैं बाहर बाहर वाला लूप चल रहा हूं, देखिए बाहर बाहर वाला लूप चल रहे हैं, ठीक है, बाहर बाहर वाला लूप चल रहे हैं, ठीक है, आ जाइए।
ठीक है, बाहर बाहर वाला लूप चल रहा है। यहाँ एक वोल्टेज भी था बैटरी का 2 वोल्ट, ठीक है, और एक रेजिस्टर भी है I, है ना, और ये कितना है वोल्टेज 3 और 2, 3 माइक्रो 2 माइक्रो 18 24 2 और ये 3, ठीक है सर। अब देखना है यहाँ पे, यहां से करंट जा रहा है I1, यहां पे करंट है 0, यहाँ पे बीच में ब्रांचेस हैं, वो ब्रांच नहीं बनी है अभी, सिर्फ लूप में चलना है। यहां से करंट जा रहा है I2 और I1 I2 कितने आ गए बेटा, I2 2 I1 4, I2 2 है और I1 4 है, ठीक है। अब मैं इस लूप में चलता हूँ, ठीक है, ये बाहर बाहर वाले लूप में चलता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। मैं मान लेता हूँ ये करंट ज्यादा दिख रहा है तो ये वाला करंट इस तरफ मान लेता हूँ, ये प्लस माइनस और फिर ये प्लस माइनस, ठीक है, ये पॉइंट ए और इस तरीके से लूप में चल रहा है। अब देखना मजा आएगा आपको बहुत। वी ए से शुरू है, यूं चले माइनस क्यू बाय सी, ठीक है, यहां पे आ गए, फिर इधर राइज हुआ पोटेंशियल प्लस 18 माइनस आई इंटू आर माइनस 6, फिर यहां आ गए, फिर ये प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ माइनस क्यू बाय 2, फिर इसमें तो कोई करंट नहीं है, इसके अक्रॉस कुछ आई आर नहीं आएगा, फिर यहां पे फिर से क्या हुआ राइज तो प्लस 2, फिर यहां आ गए ड्रॉप आई आर माइनस 8, फिर ये राइज प्लस 24 और वापस पहुंच गए ए पे, तो वी ए कट गया, क्यू की टर्म में इधर ले लेता हूं क्यू बाय 3 प्लस क्यू बाय 2, इधर क्या बना 18 माइनस 6 12, 12 और 2 14, 14 माइनस 8 14 माइनस 8 6, 6 और 24 30, तो 30 इक्वल टू क्यू एलसीएम लीजिए 5 बाय 6 और यहां पे चार्ज देखो आ गया 36 माइक्रोकूलम, तो इस पे चार्ज आ गए, दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा 36 माइक्रोकूलम। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल देखो आपके सामने है, ये सवाल भी आपको बहुत ही शानदार एक कंसेप्ट दिखा रहा है। देखिए आपको बोल रहा है कैपेसिटर C2 में, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए C2 में, मैं तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दूंगा। देखिए टाइम इनफाइनाइट की बात करते हैं, अगर टाइम इनफाइनाइट पे आपके पास ये सर्किट इस तरीके से बनता है, ठीक है, नेट वोल्टेज 108 दिया है और सारे रजिस्टर R दिए हैं, ठीक है। अगर मैं इस ब्रांच से करंट निकालूं, दोनों ब्रांच में करंट सेम ही होगा, इस लूप में चल लेता हूं, तो आपका करंट आ जाएगा 3IR इक्वल टू 108, तो IR की वैल्यू आ गई 36, ठीक है, तो IR इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 36। अब मैं नोडल एनालिसिस कर रहा हूं, ये 0, ये 108 108 108, 36 माइनस करो 36 माइनस करो 72, फिर 36 माइनस करो 36 0 0 72 36, तो ये मैंने क्या किया, हर पॉइंट का नोडल से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब देखो यहां पे कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शन को आप कैसे हैंडल करोगे ये आपको सीखना था, ठीक है। ये 72 वोल्ट है, ये 72 वोल्ट है और ये 36 वोल्ट था यहाँ पे, ठीक है। इस नोड का जैसे नोडल एनालिसिस करते थे ना, उसी तरीके से इस नोड का मैं वोल्टेज मान लेता हूं X, ठीक है। अब यहां से चार्ज मान लेता हूं Q1 Q2 और Q3। अब नोडल एनालिसिस में जैसे करते थे वैसे ही इन तीनों चार्ज का सम 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे चार्ज मैंने बाहर जाते हुए माने। चार्ज को मैं लिख रहा हूं C डेल्टा V, ठीक है। अब जैसे देखिए इसके लिए तो C1 कितना दिया बेटा, सब में C है, तीनों C है, तो C इंटू डेल्टा V क्या लिखोगे X माइनस 72, इस तरीके से X को बड़ा मान लीजिए, तो ये हो गया C इंटू एक्स माइनस 72 प्लस C इंटू एक्स माइनस 72 प्लस C इंटू एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। देखिए तीनों का C हट जाएगा, 3x 72 72 144 और 36 जोड़िए, यहाँ पे 180 बना
और x देखिए क्या आ गया 60 वोल्ट, यानी इसका वोल्टेज आ गया 60 वोल्ट, ये 72, ये 72 और ये वोल्टेज था 36। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो आ गया, इसके अक्रॉस 12, इसके अक्रॉस 12 और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट भी आ गई, इसकी ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, इसकी नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव, और इसके अक्रॉस 60 माइनस 36 24 और ये पॉजिटिव प्लेट हो गई। यस, आपसे पूछा था इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो आंसर हो गया 24। तो दिस वाज इट फॉर टुडे बेटा, बहुत ही शानदार सेशन था, बहुत सारी चीजें सिखाई है, तो अच्छे से इसको गो थ्रू कीजिएगा, सवाल फिर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, होमवर्क के आंसर कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, मिलते हैं अगले सेशन में। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। बाय बाय, टेक